BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं शफी नकी जामई। भारत में क्रिकेट और सियासत के संगम का एक और स्कैंडल। नरेंद्र मोदी हुकूमत के वजीर खजाना ने अपनी पाक दामनी की दुहाइयां दी। नाइजीरिया के सदर मोहम्मद बुहारी के बकौल फौज कामयाब हो रही है और शिद्दत पसंद तंजीम बोको हराम का मुकम्मल खात्मा करीब है। और मौत की पेशगी तैयारी या रिहर्सल का ये मंजर जनूबी कोरिया का है। इसकी तफसील भी आज ही के सैरबीन में। भारत में दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन में करोड़ों रुपए के घपले के इंकशाफ के बाद मुल्क की सियासत में हलचल मच गई है। बदनवानी का इल्जाम वजीर खजाना अरुण जेटली पर है, जो कई साल तक क्रिकेट एसोसिएशन के सदर रहे थे। अपोजिशन जेटली से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रही है। क्रिकेट का ये स्कैंडल मोदी हुकूमत और बीजेपी के लिए सियासी तौर पर काफी भारी पड़ रहा है। दिल्ली से हमारे साथी शकील अख्तर की रिपोर्ट। तो हम इसके माध्यम से भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे। दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन में करोड़ों रुपए के घपले का इंकशाफ। ये कंपनियां जो फ्रॉड कंपनियां, जिनकी जगह नहीं है, जिनके बारे में अता पता नहीं है, जिसको करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, तो इसका मतलब तो ये है कि उसके बैंक अकाउंट भी फर्जी बने हुए होंगे। जांच जब पूरी होगी तब जेटली का पैसा। बदनवानी का इल्जाम वजीर खजाना अरुण जेटली पर है, जो कई बरस तक क्रिकेट एसोसिएशन के सदर रहे थे। डीडीसीए ने अरुण जेटली जी की अध्यक्षता ने 24 करोड़ रुपए का बजट बनाया कि हम इस स्टेडियम को 24 करोड़ रुपए में कंस्ट्रक्ट करेंगे। कुल राशि 114 करोड़ रुपए खर्च करी गई। कहां गए वो 90 करोड़? सारा आरोप बेबुनियाद है। जेटली ने तमाम इल्जामात से इनकार किया है। 114 करोड़ रुपए में 42,000 की क्षमता का एक स्टेडियम बना। जब ये पार्टी पावर में थी तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का रेनोवेशन 900 करोड़ रुपए में किया। बीजेपी के रुकने पार्लिमान और साबिक क्रिकेटर कीर्ति आजाद को जेटली के खिलाफ बोलने के लिए पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया है। यदि डीडीसीए पार्टी का मामला है तो फिर बीसीसीआई भी पार्टी का मामला होना चाहिए। मैंने आईपीएल के ऊपर, वहाँ के चोरी के ऊपर कितने प्रश्न उठाए हैं, तो वह मैं पर्सनल कैपेसिटी में डीडीसीए में पीआईएल करूँगा। इससे पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईपीएल बदनवानी के संगीन वाकयात से गुजर चुके हैं। आखिर क्रिकेट बदनवानी की गिरफ्त में क्यों है? एक तो क्रिकेट में करप्शन पहले से ही थी, लेकिन पैसा आने से उसका जो मैग्नीट्यूड है, दायरा है, वो और भी बढ़ गया। वजीर खजाना अरुण जेटली को वज़ीर-ए-आज़म मोदी के बाद सबसे बाअसर वजीर तस्वुर किया जाता है। क्रिकेट में बदनवानी ने भारत की सियासत में हलचल मचा दी है। जेटली पर मुस्ताफ़ी होने के लिए दबाव बहुत है। बदनवानी के इल्ज़ाम से मोदी हुकूमत और बीजेपी दोनों की साख को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, दिल्ली। नाइजीरिया के सदर मोहम्मद बुहारी ने BBC को बताया है कि उनकी फ़ौज इस्लामी शिद्दत पसंद तंजीम बोको हराम को मुकम्मल तौर पर शिकस्त देने के बहुत करीब है और अब शिद्दत पसंद बड़े रिवायती हमले करने की अहलियत से महरूम हो चुके हैं। तफसील के साथ राजा जुल्फ़िकार अली। सदर मोहम्मद बुहारी ने फ़ौज को इस माह के आखिर तक बोको हराम को पूरी तरह से शिकस्त देने की मोहलत दी थी, लेकिन अब इसमें तौसी के इम्कानात हैं। बोको हराम के ज़ेरे कंट्रोल शहर आज़ाद तो करा लिए गए हैं, लेकिन वो अब भी धमाके करती रहती है। नाइजीरिया का शिमाली इलाका गुज़श्ता 6 साल से तशद्दुद की जद में है, जिसके दौरान तकरीबन 17,000 अफराद हलाक और 15 लाख के करीब बेघर हुए हैं। 1,000 से ज़्यादा स्कूल तबाह हो चुके हैं। नाइजीरिया के सदर मोहम्मद बुहारी ने BBC से बात करते हुए कहा कि उनके ख्याल में तकनीकी सतह पर वो ये जंग जीत चुके हैं। अब वो पहले की तरह अपनी फोर्सेस को मार्शल करके मुख्तलिफ इलाकों या फौजी तनसीबात पर हमला नहीं कर सकते, जैसा कि वो पहले किया करते थे। नाइजीरिया ने अपनी फ़ौज को असर-ए-नौ मुनज़्ज़म और मुसल्लह किया है और इसे बरतानिया, अमरीका और फ्रांस की तरबियत हासिल है। लेकिन नाक़िदीन का कहना है कि हुकूमत बोको हराम से निमटने में मिलने वाली कामयाबियों में मुबालगा आराई से काम ले रही है और जब भी फ़ौज ने यह दावा किया है कि बोको हराम को पूरी तरह से नीस्तो नाबूद कर दिया गया, वो दोबारा मुनज़्ज़म हो जाती है। राजा जुल्फ़िकार अली, BBC न्यूज़।
सऊदी अरब के महकमा शहरी दिफा का कहना है कि जिजान शहर के एक अस्पताल में आग लगने से कम 25 अफराद हलाक और 100 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। हुक्काम का कहना है कि आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। इत्तलात के मुताबिक आग से अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वाले वार्ड्स और जच्चा और बच्चा का शोबा ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। सेनेगाल से किश्ती के जरिए यूरोप का सफर करने वाले एक तारिक वतन ने स्पेन की सालाना क्रिसमस लॉटरी के जरिए $4 लाख से ज्यादा की इनामी रकम जीत ली है। नागागिनी इनामी पनागुजीन सन 2007 में अपनी अहलिया के साथ मराकश से किश्ती के जरिए स्पेन आए थे। आज पाकिस्तान के वनडे क्रिकेट कप्तान अजहर अली और सीनियर खिलाड़ी मोहम्मद हफीज ने मोहम्मद आमिर की मौजूदगी में कौमी टीम के कैंप में शामिल होने से इनकार कर दिया है। दोनों का मौक़िफ़ है कि जिस क्रिकेटर ने अपने मुल्क को धोखा दिया वो उसके साथ नहीं खेल सकते। बज़ाहिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहम्मद आमिर की टीम में वापसी के लिए खासा पुरजोश है। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान मिसबाहुल हक ने BBC के अब्दुल रशीद शकूर के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में इस बात को तस्लीम किया कि स्पॉट फिक्सिंग के सज़ा याफ्ता क्रिकेटर की वापसी के टीम पर असरात का फिलवक्त किसी को अंदाज़ा ही नहीं। अब्दुल रशीद शकूर ने मिसबाहुल हक से पूछा कि मोहम्मद आमिर को टीम में वापस लाकर कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया को मनफी पैगाम तो नहीं दे रहा। देखिए, है तो बड़ा ये मुश्किल सब्जेक्ट, ये मेरे लिए भी एज ए कैप्टन बड़ा मुश्किल चीज़ है और पाकिस्तानी बाकी पूरे प्लेयर्स के लिए भी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी है, क्योंकि इस पे क्या रिएक्शन होगा लोगों का, हम जब टीम हमारी खेलेगी लोग किस तरीके से इसको लेंगे, ये एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे किसी को अभी कोई अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का। प्लेयर्स के भी ज़ाहिर है कंसर्न्स हैं इसमें, कैप्टन्स के भी हैं, ऑब्वियसली क्रिकेट बोर्ड में भी लोगों के होंगे, बट आई थिंक ओवरऑल जहाँ तक ये बात है कि लोग कहते हैं कि जी सज़ा उनकी ख़त्म हो गई और माफ़, मेरे ख़्याल में माफ़ तो सब प्लेयर्स ने, कोई ऐसी पर्सनल किसी की वो नहीं है। ज़ाहिर है हर किसी ने उनको माफ़ भी कर दिया और जो चीज़ भी थी वो ख़त्म हो गई, बट स्टिल आई थिंक उसका इम्पैक्ट जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो सवालिया निशान है। एज ए कैप्टन किस तरह आप फेस करेंगे? ऑब्वियसली ये मुश्किल होगी, मुश्किल तो काफ़ी होगी, जो भी कैप्टन होगा। हमने तो खैर टेस्ट सीरीज़ तो जुलाई में खेली, उससे पहले T20 है या वनडे सीरीज़ है, सवाल होंगे ये तो आपको फेस करने पड़ेंगे और क्राउड भी आप यहाँ पे खेल रहे हैं तो मे बी डिफरेंट सिनेरियो, लेकिन जब आप बाहर जाएंगे या फ़र्ज़ करें इंग्लैंड जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। आपके ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पूरे मामले को सही तौर पर हैंडल किया है? क्योंकि पहले ये कहा गया कि तमाम जो खिलाड़ी जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको बिठा के उनके ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। प्लेयर्स इकट्ठे ही नहीं हुए। आई डोंट नो कि वेदर कैंप में आगे जाके ऐसा कुछ होगा या क्रिकेट बोर्ड बात करेगा इन सारे प्लेयर्स से या मैनेजमेंट बात करेगी, क्योंकि सुनने में यही आया था कि ऑब्वियसली करेंगे, क्योंकि मैं तो ज़ाहिर है उस कैंप का पार्ट नहीं हूँ, बट आई थिंक कुछ ना कुछ ज़रूर क्रिकेट बोर्ड इस चीज़ को देखेगा, बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर है, तो आई थिंक कॉन्फिडेंस में ज़रूर लेंगे प्लेयर्स को। पाकिस्तान सुपर लीग इस वक्त शह सुर्खियों में है, हर कोई उसी की बात कर रहा है और इस्लामाबाद ने आपको कप्तान भी मुकर्रर किया है। प्लैटिनियम कैटेगरी जो सबसे महंगी कह लें कैटेगरी है उसमें आप शामिल हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप अभी भी T20 के बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, इसीलिए उनकी नज़र आप पर पड़ी। तो क्या वजह थी कि इंटरनेशनल T20 को खैरबाद कहा? क्या वो फ़ैसला आपका अपना था या मजबूर किया गया? इस्लामाबाद ने मुझे ऑनर किया और मुझे टीम में लिया और कैप्टन बनाया, तो आई थिंक उस चीज़ की खुशी है और मैं कोशिश करूँगा कि जिस तरह अभी तक जितनी भी टीम्स को मैंने लीड किया है या जिन टीमों से मैं खेला हूँ उनके लिए पूरी सिंसेरिटी के साथ अपनी मेहनत के साथ कोशिश किया कि उस टीम को वे विक्ट्री स्टैंड तक पहुँचाए, वो कोशिश मैं करूँगा। जहाँ तक इंटरनेशनल T20 से रिटायर होना, मेरे ख्याल आपको भी बेहतर पता है उस चीज़ का कि वो क्या सिनेरियो था। हर टाइम मेरे से ये सवाल होते हैं, हालांकि मेरे ख्याल में उस टाइम की जो भी मैनेजमेंट थी या जो भी सिलेक्शन कमेटी थी या जिन्होंने भी जिस हालात में वर्ल्ड कप से 1 महीने पहले ये डिसीजन किया या मुझे रिक्वेस्ट की इस चीज़ की कि हम यंग टीम बनाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में ये सवाल उनसे हो तो बेहतर है।
मिसबाहुल हक अब्दुल रशीद शकूर से बात कर रहे थे। इस मौजू पर हमारे सोशल मीडिया के सफ़ात पर भी खासी बहस हो रही है। मुराद पंदुरानी शहदाद कोट से कहते हैं, मेरे ख्याल से आमिर मौजूदा कौमी टीम की ज़रूरत है और टीम में आमिर का कोई मुतबादिल नहीं। अली अहमद लाहौर से कहते हैं, ये कोई टेनिस का खेल नहीं जहाँ एक अकेला खिलाड़ी होता है, ये 11 लड़कों की टीम है और अगर कोई साथी पैसों के लिए बिक जाए तो उसके साथ खेलने में परेशानी हो सकती है। आरिफ हुसैन ने लाहौर से लिखा, वो सज़ा पूरी कर चुके हैं, इसलिए मुल्क की वक़ार के लिए दूसरों को खामोश रहना चाहिए। ये तो थी आपकी राय। वैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरयार खान कहते हैं कि वो खुद अजहर अली और मोहम्मद हफीज से बात करेंगे, ताहम अगर वो नहीं माने तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जा सकती है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में आगे चलकर मिलिएगा, माजूरी के बावजूद शाम से पनाह की तलाश में जर्मनी पहुंचने वाली नौजेन मुस्तफ़ा से। और ये भी देखिएगा कि जबरदस्ती ये कहक़हे भला क्यों लगवाए जा रहे हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। सन 2015 तारिकीन वतन का साल था। इस साल 10 लाख से ज़्यादा तारिकीन वतन और पनाहगुज़ीन यूरोप में दाखिल हुए। इनको कहीं खुशामदीद कहा गया तो कहीं नफ़रत का इजहार हुआ। जर्मनी ने सबसे ज़्यादा पनाहगुज़ीनों को गले लगाया और यहीं एक माजूर शामी लड़की नौजीन मुस्तफ़ा को भी नई ज़िंदगी मिली, जिन्होंने पूरा सफ़र एक व्हील चेयर पर तय किया। BBC के नामानिगार फर्गल कीन की रिपोर्ट, जावेद सुमरो की ज़बानी। In a new country, it is a season of change. एक नए मुल्क में तब्दीली का मौसम। यूरोप पहुंचने के 3 माह बाद नौजीन मुस्तफ़ा को नई जिंदगी मिली है। जर्मनी के बारे में जैसी तवक्को की थी वैसा ही उसे पाया। खूबसूरत मुल्क है। मेरी जिंदगी आम सी है जैसी मैं चाहती थी। एक ऐसी लड़की जो सुबह सवेरे उठकर स्कूल जाती है, यही मैं भी करती हूँ। वो इस तरह यूरोप पहुंची थी। वो सेरेब्रल पॉलिसी का शिकार हैं और उन्होंने मशरिक़ वुस्ता से यूरोप तक का तवील सफ़र व्हील चेयर पर तय किया। उनके साथ उनकी बहन और एक करीबी दोस्त थे। मेरी उनसे पहली मुलाकात सितंबर में हुई जब वो हंगरी की सरहद पर मैसूर थीं, लेकिन उनके ख्वाब बड़े थे। मैं खिलाबाज बनना चाहती हूँ। मैं वहाँ जाकर एलियन मखलूक को तलाश करना चाहती हूँ और मैं मलका से भी मिलना चाहती हूँ। और फिर नौजीन ने सरहदों को अबूर किया, डिटेंशन सेंटर में वक्त गुजारा। मैं यहाँ कैदी हूँ, ये अच्छा नहीं है। नौजीन, क्या आपको पता है कि आपको कहाँ ले जाया जा रहा है? नहीं, ये कह रहे हैं कि किसी कैंप में ले जा रहे हैं। मुझे कुछ इल्म नहीं है। और फिर वो जर्मनी पहुँचे। उनका भाई पहले ही जर्मनी में पनाह हासिल कर रहा है। नौजीन अपनी बड़ी बहन नजरीन के साथ ये फ्लैट शेयर करती हैं। वो अपने पैरों पर चलने के ख्वाब देखती हैं और इसलिए फिजियोथेरापी शुरू की है। लेकिन उनके वालिदैन अभी तक तुर्की में मौजूद हैं, जहां वो शाम में जारी लड़ाई से भाग कर पहुंचे हैं। नौजीन ने अपनी क्रिसमस की ख्वाहिश ये बताई। मैं अपने वालिदैन से मिलना चाहती हूँ, बस और क्या। चाहती हूँ मेरे सारे ख़ानदान वाले मेरे साथ हों। नौजीन का ये सफ़र उनकी शख्सियत की ताकत, अपने ख़ानदान से उनकी मोहब्बत और गैरों की शफ़क़त की वजह से मुमकिन हुआ है। लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता कि वो आने वाले बरसों में क्या हासिल करेंगी। आइए देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आपकी तवज्जो किन खबरों पर मरकूज़ रही। इंडिया में लव जिहाद नामी मुतनाज़ा मुहिम के बारे में मजमून बहुत पढ़ा जा रहा है। इसके अलावा अफगानिस्तान के ज़िले संगीर में मुकामी कमांडर समेत 50 तालिबान हलाक वाली खबर भी काफ़ी मकबूल रही है।
दुनिया में सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ जनूबी कोरिया में होती हैं, क्योंकि सनती मुल्क होने के साथ साथ मुलाजिमीन ज़हनी और नफ्सियाती दबाव का शिकार हैं। मुल्क में खुदकुशी से नफ़रत और ज़िंदगी से मोहब्बत सिखाने के लिए बाज़ कंपनियाँ खासी क्रिएटिव हैं। इनमें से एक की क्रिएशन मुलाजिमीन के लिए मौत की रिहर्सल और जबरी हंसी के सेशंस हैं। बकिया बात हुसैन अस्करी के साथ। एक इंतहाई अजीब किस्म की रस्म, ताबूत तैयार हैं। जिस कंपनी के लिए ये कोरियन लोग काम करते हैं उसने उन्हें यहाँ इकट्ठा किया है ताकि वो मौत और हयात के मानी पर गौर कर सकें। आंखें नम हैं। उन्होंने अभी अभी अपने प्यारों को अलविदाई ख़त लिखे हैं और फिर आखिर में इस मौत की रिहर्सल का इख्तितामी मरहला आता है जिसमें ये सब ताबूत में लेट जाते हैं जिन्हें बंद कर दिया जाता है। 10 मिनट के लिए सिर्फ तारीकी होती है, ये लोग और इनकी सोचें, और फिर इन्हें रोशनी दिखाई देती है। मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी गलतियां की हैं। मैं अपने तमाम कामों में ज़्यादा पुरजोश होना चाहता हूं और अपने ख़ानदान के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहूँगा। इसका मकसद ज़िंदगी के लिए मोहब्बत पैदा करना और मुलाजमीन को अच्छी चीज़ों की कदर करना सिखाना है, बजाय इसके कि वो बुरी चीज़ों की वजह से अफसरदा हों। कंपनी के सदर ने मुझे बताया कि वो एहसास यकजहती को मजबूत करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमारी कंपनी हमेशा मुलाजमीन की हौसला अफजाई करती है कि वो सोचने के पुराने तरीकों को तब्दील करें, लेकिन कोई हकीकी फ़र्क लाना मुश्किल था। मुझे लगा कि ताबूत के अंदर लेटने से इनकी सोच को ऐसा झटका लगेगा कि इनके जहन मुकम्मल तौर पर बदल जाएंगे। और एक और दफ्तरी रिवायत, जबरी हंसी। हर सुबह सुपरवाइज़र तमाम मुलाजमीन को जमा करता है कि सब मिलकर हंसें। मुलाजमीन कहते हैं कि वो तदफीन और हंसने वाली इन दफ्तरी रिवायात की कदर करते हैं, लेकिन ये मालूम करना मुश्किल है कि वो वाकई पुरजोश हुए हैं या नहीं। कोरियन कंपनियां मुख्तलिफ तरह की बॉन्डिंग एक्सरसाइजेज ईजाद करती रहती हैं। वहाँ पैदाइश से कब्र तक मुकाबला रहता है। इसके मुआशी फ़वाइद तो हैं, लेकिन ये वाज़ेह नहीं कि इनसे खुशी और हम आहंगी पैदा भी होती है या नहीं। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पे भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफी_नकी_जामई। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। शफी नकी जामई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।